हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी अच्छे ही होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज फास्ट भी होगा, लड़कियों का तो खासकर, है ना। तो आज सप्तमी है, यानी 7वां नवरात्रा है। नवरात्रे भी पूरे होने वाले हैं। किसी के यहाँ पे अष्टमी पूजा होती है, किसी के यहाँ पे नवमी पूजा होती है। तो जैसा भी है, तो सभी को शुभकामनाएं हैं। तो मई में आपके एग्ज़ाम होने हैं, ये तो सभी को पता ही होगा। मैं डेली इसलिए बताती हूँ क्योंकि रोज़ नए लोग जो जुड़ते हैं उन्हें भी पता चल जाए कि मई में आपके एग्ज़ाम होने हैं। ऐसा नोटिफिकेशन के अंदर लिखा था कि मई में आपके एग्ज़ाम होने हैं। ठीक है, आगे पीछे भी हो सकते हैं भाई, ऐसा भी हो सकता है कि मई के सेकंड वीक में हो, या फिर मई में ना हो के जून के फर्स्ट वीक में हो। तो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन मई तक हमें क्या है, अपनी पूरी तैयारी करनी है। तो हमारे पास 1 महीना है। अब इस 1 महीने में हम किस तरीके से पढ़ाई करेंगे। देखो, सबसे बड़ी बात होती है कंसेप्ट क्लियर करना। अगर आपको टॉपिक का कंसेप्ट पता है तो आप बना के भी लिख सकते हैं, है ना। तो थोड़ा थोड़ा कंटेंट तो हम कर चुके हैं, यानी अगर हम ओवरऑल 4 को जो कॉमन बुक हैं, ओवरऑल देखा जाए तो 50 से 60% हम कंटेंट कवर कर चुके हैं। मे भी ज़्यादा ही कर चुके हैं, क्योंकि टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी की आज हम 4th यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। 3 हम कर चुके हैं, ठीक है। इंडियन कंटेम्प्रेरी एजुकेशन की 1 ही यूनिट हो पाई है, वो सबसे पीछे है, उसी को ही अब उठाएंगे, ठीक है। फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन जो आपकी बुक है, उसकी भी 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं हम। आगे की पीपीटी बनी हुई है, बस रिकॉर्ड करनी बाकी है, ठीक है। ग्रोइंग अप एज अ लर्नर की 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी भी 2-3 यूनिट बची हैं। तो मतलब ओवरऑल साथ लेके चल रहे हैं, सभी को आराम से हो जाएंगी, काफ़ी टाइम है। और मुश्किल से 15 दिन में आपके सारा कंप्लीट हो जाएगा जो बचा हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेडागोजिकल सब्जेक्ट करेंगे, ठीक है। पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस तो मैं कराऊंगी ही, बाकी और सब्जेक्ट भी कराऊंगी, जैसे कि इंग्लिश और एसएसटी हैं, क्योंकि उनके भी हमारे पास कुछ लर्नर हैं, ठीक है। तो जो ज़्यादा संख्या में लोग होंगे जिस तरफ, उसी सब्जेक्ट को करा लेंगे, क्योंकि देखो कराने के लिए तो बहुत सब्जेक्ट हैं, सभी के पास अलग अलग सब्जेक्ट मिलेंगे। कम से कम 15 से 20 सब्जेक्ट पेडागोजिकल सब्जेक्ट हैं, लेकिन जिनकी संख्या ज़्यादा होगी वो हम करा लेंगे, ठीक है, कर लेंगे, मतलब सारे मिलके। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि आगे पीछे अगर वीडियोस आती हैं तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाए। वैसे तो शाम में 7 बजे मैं अपलोड करती हूँ डेली रिकॉर्ड करके, लेकिन अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे भी होता है तो आपको पता चल जाए। दूसरी बात, हम एक लाइव सेशन रखना मैं सोच रही हूँ कि लाइव सेशन एक कर लेते हैं, पढ़ाई के पर्पज से नहीं, मतलब बातचीत, उसमें Q&A करेंगे, जो भी आपको पूछना है, बातचीत करनी है, वो हम कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा मैं सोच रही हूँ, आप लोग अपनी राय जरूर दें। जब वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद बता के जाना कि रखें कि नहीं रखें, आपको बातें करनी है नहीं करनी है, ठीक है। लाइव जुड़ना है नहीं जुड़ना है, तो वो बता देना, जैसा रेस्पॉन्स होगा वैसा हम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं बीएड की, डेली चल रही हैं, सभी को पता है, नहीं पता है तो बता रही हूँ मैं। बाकी ये हमारा फर्स्ट चैनल है लेट्स क्रैक, इस पे यूपी टेट की क्लासेस चल रही हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको यूपी टेट देना है। और सी टेट जिन्हें देना है, जिन्हें सी टेट के बारे में बिल्कुल जीरो इन्फॉर्मेशन है, उन्हें क्या करना है, इन्फॉर्मेशन पे पूरी वीडियो में बना दूंगी। बाकी हिंदी पेडागोजी, ठीक है, इंग्लिश पेडागोजी, मैथ पेडागोजी, ठीक है, और ईवीएस कंटेंट प्लस पेडागोजी, ये 4 प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, इससे आपका बेस हो जाएगा। और जो सीडीपी है 5th 1, वो हम अब कर रहे हैं, उसे अब साथ के साथ देख लीजिए। और जो साइंस के स्टूडेंट हैं, सेकंड पेपर में जिन्हें साइंस मिलेगा, साइंस की पेडागोजी भी मैंने कंप्लीट कराई हुई है, ठीक है। तो जिन्हें बिल्कुल जीरो इन्फॉर्मेशन है वो देख सकते हैं, इससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट वाइज कैसी पेडागोजी पूछी जाती है, ठीक है। तो इस पे भी अलग बात कर लेंगे। बाकी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, किसी को कुछ भी कहना हो, पूछना हो, पूछने का मतलब है कि मुझे पता चल जाता है कि आपकी क्वेरी क्या है, ठीक है। जैसे कि अब मुझे पता चल रहा है, कोई कह रहा है कि 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करा दो फटाक से, कोई कहता है कंटेम्प्रेरी की आपने 1 ही यूनिट कराई है, बाकी करा दो, तो भाई वो भी करा लेंगे। तो सभी के जितनी भी क्वेश्चन है ना, मैं अपने माइंड में रखती हूँ, ठीक है। नाम भूल जाती हूँ, नाम भूलती नहीं हूँ, बहुत सारे नाम है, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो इसलिए आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। ये बात हुई। बाकी हम कर रहे हैं टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसकी यूनिट 4 पे हम आ चुके हैं, 3 यूनिट इसकी हमने कंप्लीट कर ली हैं। आज जो यूनिट स्टार्ट होने वाली है, मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, ठीक है। इसके अंदर कितने 5 चैप्टर हैं, तो मेरे ख्याल से 4 से 5 ही लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर बनेंगे, क्योंकि एक चैप्टर में से 1 ही लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब होता है पूरा चैप्टर ही कवर होना,
ठीक है। तो इसका हम सेकंड चैप्टर जो है प्लानिंग ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, उसके अंदर ब्लूम टैक्सोनॉमी दी गई है जो कि आपकी पूछी जाती है और आगे तक इंपॉर्टेंट है, चाहे आप CTET ले लो, चाहे UP-TET ले लो, चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम ले लो, या फिर आगे UGC नेट PhD तक जाओगे ना अगर एजुकेशन के फील्ड में, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी हर जगह पूछी जाती है। तो आज हम ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सारे टॉपिक इसके हम कर लेंगे, लेकिन आज करेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी। 2022 में ब्लूम टैक्सोनॉमी को पूछा गया है, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। और ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर भी कॉग्निटिव डोमेन को पूछा गया है। अब ये पूछोगे कि कॉग्निटिव डोमेन क्या भला है ये, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन को पूछा गया है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, कॉग्निटिव के बारे में पढ़ेंगे, बाकी भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये वैसे लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, लेकिन टॉपिक हम पूरा करेंगे। तो बेसिकली ब्लूम जो टैक्सोनॉमी है, ये किसी इंसान का नाम है ब्लूम, ठीक है। जो टैक्सोनॉमी है ब्लूम की, ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पे दी गई है कि तुम्हारे क्या उद्देश्य होने चाहिए, शैक्षिक उद्देश्य तुम्हारे क्या होने चाहिए। तो इसी तरीके से इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो ये ब्लूम ने दी है, बेंजामिन ब्लूम इनका पूरा नाम था, और इनके कलीग्स भी थे, बहुत सारे कॉलेज वाले जो बच्चे थे उन्होंने मिलके दिए, लेकिन नाम बेंजामिन ब्लूम ही दिखाई देता है, ठीक है। बाकियों का नाम बेचारों का पीछे है। 1950 में इसे दिया गया था। इसके अंदर कैटेगराइज करे गए हैं एजुकेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव, कैसे एक हायरार्की फॉर्म में, लोअर ऑर्डर से लेके हायर ऑर्डर तक, हर जगह आपको इस फॉर्मेट में ये मिलेगी, लोअर ऑर्डर से स्टार्ट होके हायर ऑर्डर तक जाना, ठीक है। यानी जो नीचे होते हैं उन्हें हम लोअर ऑर्डर बोलते हैं, जो ऊपर ऊपर चलते जाते हैं उन्हें हायर ऑर्डर बोलते हैं, हायर थिंकिंग स्किल, जैसे जिस तरह का फॉर्मेट होता है, ठीक है। सबसे पहली बात, 3 कैटेगरी में इसे डिवाइड किया गया है ब्लूम टैक्सोनॉमी को। सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन, यानी कॉग्निटिव हमारी जितनी भी माइंड से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो कॉग्निटिव के अंदर आ जाएंगी। फिर है अफेक्टिव डोमेन, यानी जितने भी हमारे संवेग हैं, हंसना रोना, हमारे वैल्यूज, वे आ जाएंगे अफेक्टिव डोमेन के अंदर। थर्ड वन है साइकोमोटर डोमेन, इसके अंदर आ जाती है हमारी डूइंग एक्टिविटीज, यानी जो हम अपनी मूवमेंट करते हैं, बॉडी मूवमेंट, हाथों की मूवमेंट, लिखना पढ़ना दौड़ना, वो आ जाती है साइकोमोटर के अंदर, ठीक है। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव डोमेन को, ठीक है, ठीक है। तो जो कॉग्निटिव डोमेन है, यानी जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, उसे कैसे कैटेगराइज किया गया है, लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर तक, ठीक है। तो सबसे पहली जो है वो है कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, ठीक है। क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक, हिंदी गलत भी हो सकती है, ठीक है। संज्ञानात्मक पक्ष इसे बोलते हैं। अब आपने बहुत सी जगह ये इस तरीके की देखी होगी और बहुत सी जगह इस तरीके की भी देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो यहीं देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1956 में ये ब्लूम ने टैक्सोनॉमी दी थी कि भाई नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। अभी नाम देख के डरना मत, सबके बारे में बहुत अच्छी तरह समझाऊंगी, आप भूलेंगे भी नहीं कभी, ठीक है। फिर 2001 में ये रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी आई है, यानी इसकी फॉर्म बदल दी, पहले ये नाउन थी, अब ये वर्ब बना दिया। जैसे नॉलेज को रिमेंबर कर दिया गया है, कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंडिंग कर दिया गया है, एप्लीकेशन को अप्लाई कर दिया गया है, एनालिसिस को एनालाइज कर दिया गया है, सिंथेसिस को इवेल्युएट कर दिया गया है, और इवेल्युएशन को क्रिएट कर दिया गया है। यानी यहाँ से इस तरीके से, इस तरीके से, यानी ऊपर नीचे कर दिए गए हैं ये, ठीक है। तो ये 2000 में दी गई थी, लेकिन ज़्यादातर यही पूछी जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। 6 कैटेगरी में से डिवाइड किया है, 6 में तो है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सबसे पहले है नॉलेज। नॉलेज क्या होता है, ज्ञान, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन का ज्ञान लेना। कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी फैक्ट, जैसे कि हम बच्चे को ले लेते हैं, सारे जो जितने भी पॉइंट है उसमें बच्चे को ही ध्यान में रखेंगे कि हम कोई भी बच्चा स्कूल में पढ़ने आ रहा है तो हम उसे क्या है रिकॉग्नाइज कराएंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन दिखाएंगे, अब पहचान कराएंगे कि भैया तुम्हें एपेनार इस तरह के होते हैं, ऐसे पढ़ने हैं। या फिर जैसे कि आप लोग हैं, आप कोई भी इंफॉर्मेशन है या बीएड का सिलेबस है, बुक है, तो पहले आप देखेंगे कि चीजें क्या हैं, सारे फैक्ट, टर्म, कंसेप्ट, सबकी इंफॉर्मेशन लेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी पहचान करेंगे कि भैया अच्छा 4 कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, 2 पेडागोजिकल सब्जेक्ट होते हैं। तो ये क्या हुआ, नॉलेज। फिर सेकंड पॉइंट आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में क्या करेंगे आप कि भाई सारे सब्जेक्ट की नॉलेज गेन करेंगे, याद करेंगे, सारे सब्जेक्ट को सीखेंगे, ठीक है,
पढ़ लेते हैं कि दिस कैटेगरी इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है, जो हमने नॉलेज अपने माइंड में रिकॉग्नाइज किया है कि अच्छा 4 कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, 2 पेडागोजिकल सब्जेक्ट होते हैं, अच्छा पहले सब्जेक्ट के अंदर ये यूनिट है, ये टॉपिक है, ठीक है अब मैं पढ़ने लग जाता हूँ। ठीक है, तो मीनिंग को समझेंगे पूरे अच्छी तरीके से, समराइज करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, इट रिक्वायर्स द एबिलिटी टू ट्रांसलेट और एक्सप्लेन इन्फॉर्मेशन, यानी ये सक्षम बनाती है कि हम इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट भी कर सकें और एक्सप्लेन भी कर सकें। ठीक है, यानी पहले हमने नॉलेज गेन की किसी भी चीज़ के बारे में, फिर हमने कॉम्प्रीहेंड किया यानी याद किया, फिर हम उसे अप्लाई करके देखेंगे, यानी आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली, फिर आप सोच रहे हैं कि मैम क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, अच्छा मैं अप्लाई करके देखती हूँ इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, यानी आपने ज्ञान लिया, फिर आपने पढ़ा, याद किया, फिर आपने उसे अप्लाई करके देखा। ठीक है, तो दिस कैटेगरी इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज और कंसेप्ट टू सोल्व प्रॉब्लम और कंप्लीट टास्क। इट इन्वॉल्व यूजिंग इन्फॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशन, यानी कोई भी नई सिचुएशन है उसमें आपने चीज़ों को अप्लाई करके देखा, यानी पहले आपने किसी चीज़ की नॉलेज ली, पहचाना, फिर उसे कॉम्प्रीहेंड किया यानी याद किया, फिर उसके बाद उसे अप्लाई करके देखा। ठीक है, कि भाई अच्छा प्रीवियस ईयर में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो यहाँ अप्लाई करके देखता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर है। एनालिसिस, फिर एनालाइज किया कि सारे क्वेश्चन, मैंने सारा टॉपिक पढ़ लिया, अच्छा इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरह से मैंने अप्लाई भी करके देख लिया, फिर उसे टुकड़ों में तोड़ लिया, कंपोनेंट्स में बना लिया कि भैया लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरीके से करना है, मुझे शॉर्ट में इतना लिखना है, यानी जितना भी आपने अपने माइंड में पढ़ा था वो टुकड़ों में तोड़ लिया। ठीक है, तो दिस कैटेगरी इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन इंफॉर्मेशन इनटू इट्स कंपोनेंट्स पार्ट टू बेटर अंडरस्टैंड इट, यानी समझने के लिए उसे क्या कर दिया, उसका डिवीजन कर दिया, टुकड़ों में तोड़ दिया कि अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन में तो मैं इस तरीके से प्रेजेंट करूंगा कंटेंट को, और शॉर्ट में इस तरीके से करूंगा, और वेरी शॉर्ट में इस तरीके से करूंगा। ठीक है, यानी पूरा एनालाइज कर लिया आपने। ठीक है, इट रिक्वायर द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, रिलेशनशिप, कॉजेज एंड इफेक्ट, यानी इसके लिए क्या है, पैटर्न, संबंधों और कारणों और प्रभावों की पहचान करने की क्षमता की आवश्यकता है। यानी आपने पहले नॉलेज ली, पूरा ज्ञान लिया, फिर आपने याद किया यानी कॉम्प्रीहेंड किया, फिर आपने उसे अप्लाई करके देखा, अप्लाई भी हो गया, फिर आप अपने दिमाग में उसे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे करूंगा, शॉर्ट ऐसे करूंगी, और वेरी शॉर्ट ऐसे करूंगी। आपने एनालाइज कर लिया, ठीक है, टुकड़ों में तोड़ तोड़ के देख लिया कि अच्छा ऐसे होगी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फिर 5th आया सिंथेसिस, यानी जितना भी आपने पढ़ा है, अब आपने सब कुछ करके देख लिया, जितना भी आपने पढ़ा है, अब आप जा रहे हैं पेपर देने, तो पेपर जिस दिन देंगे पूरी बुक आपको कंक्लूड करनी पड़ेगी, अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी कि फर्स्ट यूनिट में मैंने ये पढ़ा था, सेकंड में ये पढ़ा था, थर्ड में ये था, फोर्थ में ये था। मतलब पेपर के एक, मान लो पेपर के लिए देने जा रहे हैं और पेपर के बाहर खड़े हैं, तो आप, आपके दिमाग में क्या है, पूरा सिंथेसिस है, सारी चीजें एक जगह कंक्लूड है। ठीक है, पढ़ते हैं। दिस कैटेगरी इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग पार्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू क्रिएट अ न्यू वॉल और जनरेट एन ओरिजिनल आइडिया। इट रिक्वायर्स द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन इन अ न्यू वे, यानी आपने अपने दिमाग में एक आइडिया बना लिया, कंक्लूड कर लिया, चीजों को सिंथेसाइज कर लिया। सिंथेसाइज होता है किसी चीज को जोड़ना, ठीक है, कंक्लूड करना। ठीक है, कंक्लूड हो गया। फिर लास्ट में आया इवैल्यूएशन, यानी जितना भी आपने पढ़ा था सारा पेपर में करके आ गए, फिर बाद में आपका मूल्यांकन आया, आपने घर आके देखा कि मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया है, मेरे तो 80 में से इतने नंबर बन रहे हैं, या फिर आपका रिजल्ट आया और आपने किया टॉप, तो वो हुआ आपका मूल्यांकन। ठीक है, पढ़ते हैं। दिस कैटेगरी इन्वॉल्व्स मेकिंग जजमेंट अबाउट द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज, यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी वैल्यूज थे, जो भी आपके दिमाग में आइडियाज थे, उसका क्या बनाना, जजमेंट बनाना, यानी आपने इवैल्यूएशन निकाल लिया कि हाँ मेरा तो बहुत अच्छा पेपर गया है, मेरे इतने अच्छे नंबर आए हैं। ठीक है, इट रिक्वायर्स द एबिलिटी टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट इंफॉर्मेशन और आइडियाज एंड मेकिंग क्रिटिकल जजमेंट। ठीक है, यही इसके अंदर सारी बात है, बाकी आप पढ़ लेना, पढ़ के आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। एक बार पीछे चलते हैं। ठीक है, आपको पेपर में इस तरह का ग्राफ जरूर बनाना है, ये चाहे ना बनाओ, एक बना देना, ये वाला बना देना कि पहले क्या करना है, आपने नॉलेज ली, किसी भी चीज को, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन रिकॉल करी। ठीक है, फिर उसके बाद कॉम्प्रीहेंड करी, यानी कोई भी चीज़ आपने लर्न करी, सीखी,
फिर जो सीखा वो अप्लाई करके देखा, भाई अप्लाई तो सभी करते हैं सीखने के बाद, तो फिर जो अप्लाई किया उसके बाद उसे एनालाइज किया कि दूसरे सिचुएशन में भी तो पुट करके देखूं, भाई मैंने अप्लाई कर लिया, अब देखूं कि शॉर्ट क्वेश्चन में इसे किस तरीके से करूंगा, लॉन्ग में इसे किस तरीके से करूंगा, यानी टुकड़ों में तोड़ लिया। फिर उसके बाद पेपर सिर पे आ गया, पेपर वाला दिन आ गया, तो आपने सारा सिंथेसाइज कर लिया, सारा कंक्लूड कर लिया। उस दिन थोड़ी ना आप देखोगे कि मुझे क्या करना है, कैसे अप्लाई करना, आपने तो अपने दिमाग में रख लिया कि आप मुझे पेपर में जाके दे मारना है बस, ठीक है, पूरी कॉपी भर के आनी है। तो आपने सारा सिंथेसाइज कर लिया, फिर सिंथेसाइज करने के बाद आप पेपर पूरा देख के आए, बाद में आपने मूल्यांकन किया कि मेरे तो 80 में से इतना अच्छा नंबर, इतना अच्छा पेपर गया है कि 60 से 70 नंबर कहीं नहीं गए, वैसे इतने देते नहीं है वो ठीक है, तो ये बात हुई, ये समझ आया ना, ठीक है। यानी फर्स्ट क्या है, नॉलेज, फिर कॉम्प्रीहेंशन, फिर एनालिसिस, सॉरी कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। तो दिमाग में ये रखना है, ये वाली ही लिख के आएंगे और ये वाली ही बना के आएंगे। और अगर शॉर्ट में पूछता है तो शॉर्ट में भी बनानी है, लॉन्ग में पूछता है तो लॉन्ग में भी बनानी है, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें कॉग्निटिव ही पूछा गया है, कॉग्निटिव ही पूछा जाता है, ठीक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी में कॉग्निटिव ही पूछा जाता है। क्रिएशन वाला और पढ़ लेते हैं जो एक्स्ट्रा है, ठीक है। क्रिएशन क्या है, दिस कैटेगरी इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग समथिंग न्यू और ओरिजिनल सच एज डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट और डेवलपिंग अ न्यू आइडिया, यानी कुछ ना कुछ नया क्रिएट करना, जो हमने जितना भी सारा पढ़ा है उससे कुछ भी नया बनाना, कुछ भी क्रिएटिव बनाना, कुछ भी यूनिक बनाना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या एबिलिटी चाहिए कि यूज प्रीवियस नॉलेज एंड स्किल्स टू क्रिएट समथिंग दैट इज यूनिक, यानी हमें पूर्व जो ज्ञान है, हमने जितना भी ज्ञान लिया है उसी के आधार पर हम कुछ क्या है नया करके देखें, ठीक है। तो ये है क्रिएशन जो नई वाली टैक्सोनॉमी में है, ठीक है, समझ आया। तो ये था कॉग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक पक्ष हम पढ़ चुके हैं। अब सेकंड है भावनात्मक पक्ष यानी अफेक्टिव डोमेन। भावनात्मक यानी नाम से ही पता चल रहा है भावना, जिसमें हमारी फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, ठीक है, हमारे भाव हो, हमारा विश्वास हो, हमारे मूल्य हो, वो सारे अफेक्टिव डोमेन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अफेक्टिव डोमेन डील्स विद द एटीट्यूड, values, emotions, beliefs and focus on the development of learners affective skills and behavior, यानी अफेक्टिव डोमेन के अंदर हमारे संवेग आ जाते हैं, यानी हमारा हंसना, ठीक है, हमारा रोना, दुखी होना, ठीक है, हमारा विश्वास किसी पे, हमारे वैल्यूज़ जितने होते हैं, मोरल वैल्यूज़ जो हमारे घर को से हमें ट्रेडिशनल वैल्यूज़ मिलते हैं, जो एटीट्यूड है, वो सारे किसके अंदर आते हैं, अफेक्टिव डोमेन के अंदर आते हैं, ठीक है। अफेक्टिव डोमेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिए, इससे हमारा सामाजिक विकास होता है, हमारा भावनात्मक विकास होता है। सामाजिक विकास यानी समाज में हम किस तरह से रह रहे हैं, किस तरीके से हमें एडजस्ट करना है। हमारा भावनात्मक विकास यानी हमें अपने इमोशन कैसे बैलेंस रखने हैं, किस तरीके से हमें किसके सामने प्रेजेंट करना है। अब कोई रोने जैसी बात कर रहा हो या कोई अपना दुख बता रहा हो और तुम उसके सामने हंस दो, तो इसका मतलब तुम्हारा इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ है ना। भाई इमोशनल स्किल्स हमारी तभी तो डेवलप होती हैं, उनकी पहचान यही तो है कि अगर कोई आदमी दुख अपना बता रहा है तो उसके सामने उसी तरह का रिएक्शन देना या चुप रहना, या कोई हंसी की बात बता रहा है और तुम उसके सामने रो दो तो कितना ऑकवर्ड लगता है। तो ये क्या है, हमारी इमोशनल स्किल्स डेवलप होना, ठीक है। एज वेल एज देयर एबिलिटी टू इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद अदर्स, यानी दूसरों के साथ अच्छी तरीके से इंटरेक्शन करना, ठीक है। अफेक्टिव डोमेन को 5 लेवल में डिवाइड किया गया है, जो कि कैसे अरेंज किए गए हैं, असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो ये भी इसी तरीके से है, नीचे लोअर ऑर्डर स्किल, ऊपर हायर ऑर्डर स्किल। ये इंग्लिश में देख के डरना मत, इमेज सारी इंग्लिश में ही मिलती है, गूगल इंटरनेट कहीं भी छान मारो सब जगह इंग्लिश में ही मिलेंगी, तो इसलिए मैंने इंग्लिश में ही लगाई है, लेकिन हिंदी आगे कर दी है इनकी। तो फर्स्ट इसमें क्या है, रिसीविंग या फिर अटेंडिंग, सेकेंड है रेस्पॉन्डिंग, थर्ड है वैल्यूइंग, फोर्थ है ऑर्गेनाइजिंग और फिफ्थ है कैरेक्टराइजिंग, ठीक है। यानी कोई भी चीज़ है, वैल्यूज़ हैं, चाहे इमोशंस है, चाहे किसी की बात हो, हमें क्या करना है, रिसीव करना है। जब हम किसी की बात सुनेंगे तो भाई हम उसका जवाब भी देंगे, है ना, तो यानी रेस्पॉन्ड करना। रेस्पॉन्ड देंगे यानी हम अपने दिमाग में इंटरनलाइज भी करेंगे वैल्यूज़ जो हैं, जो मोरल वैल्यूज़ हैं कि गलत है, सही है, फलाना आदमी ऐसे कह रहा था, अच्छा उसका दुखी है, यानी चीज़ों को क्या है, वैल्यूइंग करेंगे, ठीक है। फिर हमने जितनी लोगों की बात सुनी या कुछ भी आज तक हम जो सीखते आ रहे हैं उसका दिमाग में क्या है, ऑर्गेनाइज करेंगे, संगठन करेंगे, फिर कैरेक्टराइज करेंगे, यानी अपने कैरेक्टर में एक तरीके से अपने अंदर इनकलकेट कर लेंगे जितने भी वैल्यूज हैं, बिलीफ्स हैं, सारी चीजें, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। फर्स्ट है रिसीविंग, यानी दिस लेवल इन्वॉल्व द विलिंगनेस टू अटेंड टू स्टिमुली
सच एज एक्सेप्टिंग फीडबैक और लिसनिंग टू अदर्स ओपिनियन, यानी सामने वाला कुछ भी बात कर रहा है या तो उसे बात कर रहा है तो हम भी उसके साथ इन्वॉल्व हों, बात करें, उसकी बातों का जवाब दें या फिर उसकी बात सुने, दूसरे का ओपिनियन सुने, ठीक है, यानी चीज़ों को ग्रहण करना, बात कोई भी कर रहा है उसे ग्रहण करना, ठीक है। यह भावनात्मक क्षेत्र का निम्नतर स्तर है, इसके लिए न्यूनतम प्रयास या भागीदारी की आवश्यकता होती है, यानी सबसे लोअर लेवल है, लोअर है यानी सबसे नीचे है तो लोअर हुआ ना, ठीक है। फिर सेकंड है रेस्पॉन्डिंग, यानी प्रतिक्रिया देना, यानी रेस्पॉन्ड करना, अच्छा कोई दुख बता रहा है, हाँ बहुत बुरा हुआ था, कोई खुशी बता रहा है, हाँ यार सही कह रहा है ना, तो क्या है रेस्पॉन्ड करना। तो इस लेवल के अंदर इन्वॉल्व है विलिंगनेस टू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, यानी चीज़ों को हम कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, प्रतिक्रिया देना, जैसे कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करना किसी भी डिस्कशन में और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, ठीक है। अगर हम सामने वाला बात कर रहा है और हम उसे उसका जवाब दे रहे हैं या अपनी तरफ से भी अपना ओपिनियन रखने हैं कुछ भी, तो हम क्या कर रहे हैं, उसे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, यानी रेस्पॉन्स देना किसी को, ठीक है। इट रिक्वायर्स अ हायर लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड एफर्ट्स देन द रिसीविंग लेवल, यानी इसके मुकाबले इसमें ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं क्योंकि इसमें एक्टिव रहना चाहिए। जब कोई एक्टिव रहेगा तभी तो रेस्पॉन्ड करेगा सामने वाले को, है ना, सुस्त रह के थोड़ी ना करेगा, ठीक है। तो पहले क्या करना, रिसीव करना, फिर उसके बाद क्या करना, रेस्पॉन्ड करना, ठीक है, यानी प्रतिक्रिया देना। फिर थर्ड है वैल्यूइंग, यानी मूल्य निर्धारण करना, इंटरनलाइज करना, यानी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखना, जैसे कि घर के नहीं कहते हैं कि उसके पास तू गया था, तू क्या अच्छी चीज़ें सीख के आया या सीख के आई, है ना। तो इस लेवल के अंदर क्या है, इंटरनलाइजेशन ऑफ वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, यानी जो वैल्यूज़ हैं, जो बिलीव्स हैं, उन्हें अपने अंदर इनकलकेट करना, अपने अंदर समाहित करना, अपने बिहेवियर में लाना, ठीक है। सच एज डेवलपिंग अ पर्सनल कोड ऑफ इथिक्स और एक्सेप्टिंग कल्चरल डिफरेंस, यानी जो ये कल्चरल डिफरेंस है इसे एक्सेप्ट करना, इथिक्स को फॉलो करना, रूल रेगुलेशन जो भी हमारे मूल्य होते हैं, ठीक है, हमारी नैतिकता व्यवहार। इट रिक्वायर्स अ डीपर लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड कमिटमेंट देन द प्रीवियस लेवल, यानी इसके अंदर हमें क्या चाहिए, डीपर लेवल चाहिए अपना, हमारे इन्वॉल्वमेंट का जो हमारी भागीदारी है बहुत अच्छी वाली चाहिए, और कमिट करना अपने प्रीवियस लेवल से, ठीक है, प्रीवियस लेवल से ऊपर का लेवल है ये, ठीक है, जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर फोर्थ वन है ऑर्गेनाइजिंग, यानी आयोजन करना या संगठन करना या चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करना। तो दिस लेवल इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज एंड बिलीव्स into a consistent and coherent philosophy such as developing a personal mission statement और creating a social action plan, यानी सारी चीज़ें संगठन अपने दिमाग में करना और अपने अकॉर्डिंग रूल्स बनाना या अपनी थिंकिंग डेवलप करना, अपने अकॉर्डिंग स्टेटमेंट करना, कुछ भी क्रिएट करना। जैसे कि आप लोग अब पढ़ रहे हैं, आप इतने बड़े हो गए, कोई 24 का होगा, कोई 25 का होगा, कोई 22 का भी हो सकता है, 21 का भी हो सकता है, ठीक है, जो ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं। तो आपने जितने लोगों की आज तक बात सुनी होंगी, अपने जीवन का जो अनुभव होगा 20 साल का, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे होंगे, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे। आपकी खुद की फिलॉसफी बन चुकी होगी कि भाई मुझे तो शादी करनी है तो इस तरीके से करनी है, पढ़ाई करनी है तो अपने अकॉर्डिंग करनी है, या फिर मैं कपड़े पहनूं तो अपने अकॉर्डिंग पहनूं, घर के कह रहे हैं सुन लेते हैं, लेकिन अब 1-2 साल सुन लेंगे, 4 साल सुन लेंगे, आगे जो करेंगे आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे क्योंकि आपके खुद के रूल बन चुके हैं आपके माइंड में, ठीक है। तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। फिर है कैरेक्टराइजिंग, दिस लेवल इन्वॉल्व्स द इंटरनलाइजिंग एंड इंटीग्रेटिंग ऑफ वैल्यूज एंड बिलीव्स इनटू वंस बिहेवियर एंड आइडेंटिटी, यानी जितना भी हमने पढ़ा है वो हमारे कैरेक्टर में आना, चीज़ों को इंटीग्रेट करना, इंटरनलाइज करना अपने अंदर, जो हमने वैल्यूज बिलीव्स सीखे हैं, ठीक है, अपने बिहेवियर में शो करना, बाहर दिखने लगते हैं। जैसे कि हम अच्छी जगह रहते आए हैं, हमेशा से अच्छी चीज़ें सीखते हैं और किसी अच्छे इंसान के साथ ही हम रहते आए हैं। कहने का मतलब है कि हमारी जो फ्रेंडशिप है, हमारी जो दोस्ती है, वो भी अच्छे लोगों के साथ है, तो वो हमारे कैरेक्टर में क्या है, दिखने लगते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हैं इंटरनलाइज हो जाती हैं, हमारे बिहेवियर में आ जाती हैं, हमारे व्यवहार में आ जाते हैं। आप देखो, जैसे कोई लड़का है, वो किसी दारू वाले के पास शराब पीने में नशा कर रहा है, कोई उसके पास बैठने लगे, तो उसका कैरेक्टर किस तरीके का होगा, उसके अंदर क्या चीजें इनकलकेट होंगी, क्या इंटरनलाइज होगा, वो उसी का ही बिहेवियर अपना लेगा, है ना, दूसरा भी ऐसे ही हो जाएगा। तो ये क्या है, कैरेक्टराइज करना, यानी अपने बिहेवियर में लाना, अपनी आइडेंटिटी बनाना, ठीक है। such as consistently demonstrating ethical behavior and exhibiting compassion and empathy. It is the highest level of affective domain and requires a deep level of involvement, commitment and self-awareness. यानी सबसे highest level का है, सबसे ऊपर बैठा है ये, ठीक है, जो हमारी वो बन रही है पूरी टेक्सोनोमी, सबसे ऊपर है ये, ठीक है।
तो समझ आया। अगर सारांश में देखें, समरी ओवरऑल देखें, तो जो अफेक्टिव डोमेन है, देखो मैं एक चीज बताना भूल गई, सॉरी, एक चीज पीछे बताना भूल गई। वैसे तो ये तीनों मिला के अगर देखा जाए तो बीएस ब्लूम ने दिए हैं, बेंजामिन ब्लूम ने दिए हैं, लेकिन क्रेथ वो अगर स्पेशली अफेक्टिव डोमेन पूछ रहा है तो वो किसने दिया है, क्रेथ वोल ने दिया है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक नंबर में पूछ सकता है कि अफेक्टिव डोमेन या साइकोमोटर डोमेन किसने दिया है, तो अफेक्टिव डोमेन अगर अलग से पूछ रहा है तो क्रेथ वोहल ने दिया है। ठीक है, बस ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। वैसे तो ये ब्लूम की टेक्सोनोमी है, लेकिन हमने देखा था ना ब्लूम टेक्सोनोमी एंड हिज कलीग्स, तो कलीग्स के नाम विचारों के आ गए, यानी अफेक्टिव डोमेन किसने दिया है, क्रेथ वोल ने। ठीक है, तो जो चीजें मैं भूल जाती हूँ, परसों भी मैं कुछ स्किप हो गया था तो मैंने पीपीटी में डाल दिया था। ठीक है, तो बहुत सी चीजें निकल भी जाती हैं दिमाग से। अगर लास्ट में देखा जाए तो अफेक्टिव डोमेन जो है ब्लूम टेक्सोनोमी का, उसका पूरा जो फोकस है वो किस पे है, हमारे विकास पे, यानी बच्चे के डेवलपमेंट पे, बच्चे के एटीट्यूड डेवलप हो, उसकी वैल्यूज डेवलप हो, उसके मूल्य विकसित होने चाहिए, उसके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट हो, उसके इमोशंस भी डेवलप हो। इन्वॉल्व्स 5 लेवल ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, organizing and characterizing. Incorporating the affective domain into teaching and learning can help promote students social and emotional learning. यानी अगर हम सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं अफेक्टिव डोमेन की, तो उससे क्या होता है, हमारे सोशल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मिलता है, यानी सामाजिक विकास को और भावनात्मक विकास को भी बढ़ावा मिलता है। ठीक है, एज वेल एज देयर एबिलिटी टू इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद अदर्स। और क्या है, हम दूसरों से भी अच्छी तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। जब हमारा विकास हो जाएगा ना, अंदर से आंतरिक विकास हो जाएगा, हमारे इमोशन और सोशली हम डेवलप हो जाएंगे, तो हम दूसरे के सामने बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जब बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, पढ़ते रहते हैं तो हमारा टोटली डेवलपमेंट होता चला जाता है, तो वो हमारे बिहेवियर में झलकने लगता है। किसी इंसान के पास बैठो तो उसे लगता है, जैसे कि हमारे घर के कहते हैं, देखा है वो पढ़ा लिखा है, कितनी अच्छी तरीके से बात करता है, या पढ़ी लिखी है ना, ऐसे ही तो करते हैं। तो मतलब वो बिहेवियर में झलकने लगती हैं चीज़ें। ठीक है, एक तो हम पोलाइटली बोलने लगते हैं, पेशेंस हमारे अंदर आ जाता है, हमें पता चल जाता है कि किस तरीके से हमें बातों को प्रेजेंट करना है औरों के सामने, है ना। तो ये बात हुई। थर्ड है साइकोमोटर डोमेन। ये कहीं नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम तब भी पढ़ लेते हैं, मतलब कंपटीशन में भी बहुत कम पूछा जाता है। बहुत कम क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ये हार्ड लेवल है। ये अगर पूछा जाएगा तो यूजीसी नेट में पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत कम पूछा जाता है। ये थोड़ा सा कहते हैं ना टफ लेवल का एग्जाम आ रहा है, अगर टफ लेवल का एग्जाम आता है तो ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये बीएड में पूछ सकता है कि साइकोमोटर डोमेन किसने दिया है, और पूछा भी गया है। शायद जब मैंने बीएड की थी तब एक नंबर में क्वेश्चन आया था, तो हैर और सिम्पसन ने दिया है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो साइकोमोटर डोमेन क्या है, अभी मैं पीछे बता रही थी, इसमें हमारे डूइंग एस्पेक्ट आ जाते हैं, यानी हमारी मोटर स्किल्स, हमारे हाथों का, पैरों का हिलना डुलना, हमारा उठना बैठना, जितनी भी हमारी मूवमेंट, जितने भी हमारे एक्शंस होते हैं, वो सारे इसके अंदर आते हैं। तो पढ़ लेते हैं एक बार। The psychomotor domain is one of the 3 domain of learning in Bloom taxonomy alongside the cognitive domain and affective domain। यानी ये तीसरे नंबर का है। पहले नंबर का cognitive domain, सेकंड नंबर का affective domain, थर्ड नंबर का psychomotor domain। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। कॉग्निटिव को क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष। अफेक्टिव को क्या बोलते हैं, भावनात्मक पक्ष। और साइकोमोटर को क्या बोलते हैं भाई, साइकोमोटर को पता नहीं, कि संज्ञानात्मक तो नहीं बोलते, पता नहीं क्या बोलते हैं, हिंदी में देख लेना जो भी बोलते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्या है, साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, गत्यात्मक बोलते हैं शायद। इट रिफर्स टू द फिजिकल और मोटर स्किल्स, मूवमेंट एंड एक्शंस इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग टास्क और एक्टिविटी। यानी इसके अंदर क्या आ जाती हैं, फिजिकल स्किल्स, हमारी फिजिकल यानी दौड़ भाग करना, जितनी भी हमारी मोटर स्किल्स होती हैं, सारी मूवमेंट आ जाती है इसके अंदर, एक्शंस आ जाते हैं, जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है, साइकोमोटर जो डोमेन है ये किससे कंसर्न करता है, कि हमारी फिजिकल एबिलिटीज डेवलप हो सकें। फिजिकल एबिलिटी ना, हमारी स्किल्स, हमारे कौशल, हमारा भागना दौड़ना लिखना, जैसे कि कहते हैं राइटिंग साफ होना, तो वो क्या होती है, हमारी स्किल्स इंप्रूव हो रही होती हैं। ठीक है, जैसे कि हम डांस सीखने जा रहे हैं, अब डांस किसी को नहीं आता, लेकिन जब प्रैक्टिस करते रहते हैं तो अच्छा डांस आ जाता है, तो वो क्या है, हमारी स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं, या कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, जैसे कि स्पोर्ट्स, डांस और फाइन आर्ट्स। ड्राइंग जो होती है, ड्राइंग कभी कोई ऐसे थोड़ी है कि स्टार्टिंग से अच्छा बना रहा है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता जाता है। ठीक है,
तो इसे भी 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ये भी असेंडिंग ऑर्डर में ही है। इसके बारे में मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं लिखा है, बस नाम लिखे हैं कौन कौन से हैं ये। देखो इसमें क्या है, जितने भी हलचल होती है हमारी शारीरिक हलचल, मोटर स्किल्स, वो सारी इसके अंदर शामिल है। 6 भागों में इसे बांटा गया है। फर्स्ट है रिफ्लेक्स मूवमेंट, यानी सहज क्रियात्मक अंग संचालन, हिंदी में बहुत टफ है, देख लेना, ठीक है। यानी रिफ्लेक्स मूवमेंट करना, कोई भी चीज़ पकड़ना, अपने हाथों को हिलाना, थोड़ी सी मूवमेंट करना, तो वो रिफ्लेक्स मूवमेंट हो गई। बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट, यानी जो बेसिक मूवमेंट करते हैं बच्चे, ठीक है। परसेप्चुअल एबिलिटी, यानी जो ग्रहण करते हैं, इधर उधर से सीखते हैं चीज़ें, ठीक है। फिजिकल एबिलिटी, यानी जो हमारी योग्यताएं हैं, जो हमारा पोटेंशियल है, जो हम कर सकते हैं। जैसे कि दौड़ करवा रहे हैं तो कोई बच्चा फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई बिल्कुल फिसड्डी आता है, तो वो हमारी क्या होती है, फिजिकल एबिलिटी, कि हमारा हम पूरा पोटेंशियल लगा देते हैं कि भाई मेरी फर्स्ट आ गई, तो यानी मैं दौड़ में अच्छी हूँ, मेरी फिजिकल एबिलिटीज अच्छी हैं, ठीक है। स्किल्ड मूवमेंट, यानी हमारे कौशल, जैसे कि राइटिंग लिखते लिखते साफ हो जाना, तो वो क्या होता है, स्किल्ड मूवमेंट। नॉन डिस्कसिव कम्युनिकेशन, यानी सुसंबंध या संकेतिक संप्रेषण, बातचीत करने का तरीका इंप्रूव होना, ठीक है। तो ये 6 हैं, रिफ्लेक्सिव मूवमेंट, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट, परसेप्चुअल एबिलिटीज, फिजिकल एबिलिटीज, स्किल्ड मूवमेंट, नॉन डिस्कसिव कम्युनिकेशन, ठीक है। आपको इस तरीके से भी लिखी मिल सकती है इन फ्यूचर की, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन, लेकिन बुक में इस तरीके से हैं, ठीक है। हम इन्हें ही फॉलो करेंगे, ठीक है, जो भी एस.के. मंगल की बुक है, आर लाल की बुक है। तो ये आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी कंप्लीट होता है। होपफुली आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी, ठीक है। बाकी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊं, टीचर की तरह ना समझाऊं, बिल्कुल एज अ कलीग, एज अ फ्रेंड समझाऊं, बिल्कुल। क्योंकि जब अपने लेवल का समझ के किसी को समझाते हैं ना, जैसे कि आपका फ्रेंड या आपकी कोई भी लड़की लड़का किसी को कुछ भी समझाने लगे, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी समझ में आती है एज़ कम्पेयर टू टीचर या प्रोफेसर्स, क्योंकि प्रोफेसर एक अपने तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है, और हम क्या हैं, बिल्कुल फ्रेंडली पढ़ते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन को भी ऑन कर लें, और शेयर भी कर सकते हैं यार, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करा दो, जल्दी जल्दी शेयर किया करो, मुझे भी थोड़ी सी खुशी मिल जाए, है ना। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।